हमारे मध्य बहुत लंबे समय से बैठे हैं। बहुत व्यस्तम समय होता है। डीजीपी माने पूरे राज्य के अंदर किस तरीके से प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होता है, लेकिन उससे पूर्व मैं समय चाहूँगा सर, हमारे मध्य में आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि जिनके नाम पर स्वामी श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम, ये बाल वनिता आश्रम जिनके नाम पर रखा गया है स्वामी श्रद्धानंद, उनकी चौथी पीढ़ी इंद्र विद्या वाचस्पति जी की जो पीढ़ी है उसके वंशज श्री विनय कुमार विज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनकी धर्मपत्नी वो भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। एक बार आप जोरदार तालियों से उनको उत्साहित करिएगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप स्टेज पर आएँ। स्वामी श्रद्धानंद की चौथी पीढ़ी इंद्र विद्या वाचस्पति जी की तीसरी पीढ़ी और उसमें विनय कुमार विज जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य का विषय है कि ऐसी दिव्य आत्माएं स्वामी श्रद्धानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में नारी को सम्मान दिलाने को लेकर के और नारियों की शिक्षा के लिए जो प्रयत्न किया है वो अपने आप में बहुत ही सम्मानीय है। मैं आदरणीय प्रधान जी सुधीर गुलाटी जी से और चंद्र प्रकाश जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, उत्तराखंड आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करूँ, वो माननीय विनय कुमार विज जी को पटका पहनाकर स्वागत करें। और हमारी सोनिका बहन भी यहाँ उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। और मैं आदरणीय बहन अपनी रेखा आर्या जी से भी निवेदन करूंगा, वो भी आकर के पटका पहनाकर स्वागत करें। शीला गुप्ता जी माता जी यहाँ उपस्थित हैं, वो निरंतर आर्य समाज की गतिविधियों में संलग्न रहती हैं। आदरणीय माननीय गुप्ता जी जिन्होंने कोलागढ़ आर्य समाज की काया पलट दी है, बहुत सुंदर तरीके से वो समाज में कार्यरत है, वो पटका पहना करके विनय कुमार विज जी का और मोमेंटो दे करके आप स्वागत करिएगा। ये बहुत ही सुनहरा पल है। श्रद्धानंद स्वामी जी के नाम पर ये श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम चल रहा है और इस भव्य कार्यक्रम में उन्हीं के वंशज ये हमारे बीच उपस्थित हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व का और गौरव का विषय है। इस सभा में चूंकि ये समापन की ओर है द्वितीय सत्र, तो इस सत्र के अंतिम चरणों में हम अपने अतिथि को भी सुनेंगे। और आप सभी ध्यान दें, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ सभी सज्जनों से कि हमारे बीच में एक ऐसे प्रबुद्ध सन्यासी, एक ऐसे क्रांतिकारी वक्ता जिन्होंने सहारनपुर क्षेत्र में अपनी कार्यशैली से अपने आप को और आर्य समाज को बहुत तेज गति से प्रसारित किया है, स्वामी रामेश्वरानंद जी हमारे मध्य में उपस्थित है। आप जोरदार तालियां बजा करके स्वामी जी को उत्साहित करिए। हमारे सामने स्वामी जी बैठे, हम उनको जरूर सुनेंगे। आने वाली सभाओं में स्वामी जी का व्याख्यान भी यहाँ से होगा। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है उनके बारे में आदरणीय प्रधान जी ने मुझे बताया। बहुत प्यार अपनी संस्कृति से और किस तरीके से पूरी प्रशासन व्यवस्था को संभाल रहे हैं। पुलिस का कार्य कोई सामान्य नहीं होता है लोगों, एक जन्मदिन से लेकर के और एक कोई भी घटना हो, हर जगह हमें पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। तो पुलिस का नेतृत्व करने वाले और आज हमारे बीच में आर्य समाज और ऋषि दयानंद के उपकारों से, ऋणों से थोड़ा सा ऋण होने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं आदरणीय अभिनव कुमार जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डीजीपी उत्तराखंड, वो स्टेज पर आए और अपने शब्दों से आज की सभा को संबोधित करें। आदरणीय डीजीपी उत्तराखंड, आप जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करिएगा। धन्यवाद संचालक महोदय। यहाँ मंच पर उपस्थित मेरी माता तुल्य श्रीमती शैल ढींगरा जी, श्री डीपी यादव जी, स्वामी सच्चिदानंद जी जिनका अभी वक्तव्य आप सबने सुना, आचार्य डॉक्टर योगेंद्र भारद्वाज जी जिन्होंने उससे पहले श्री गुलाटी जी, श्रीमती खट्टर जी, श्री सचदेव जी, श्री शास्त्री जी और आचार्य योगेंद्र मेधावी जी और यहाँ मंच पर उपस्थित सभी अन्य गणमान्य लोग और यहाँ उपस्थित आज के इस आश्रम के 100वीं वर्षगांठ पर उपस्थित सभी आर्य समाज के सम्मानित देवी और सज्जनों। आज जब मैं मंच पे आया था और मुझे सत्यार्थ प्रकाश की प्रतिलिपि मुझे जब भेंट की गई तो मुझसे गुलाटी जी ने पूछा, ये बताया कि ये सत्यार्थ प्रकाश है, तो मैं थोड़ा मुस्कुराया क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश से मेरा जो पहली बार परिचय हुआ था लगभग 3 वर्ष की उम्र में हुआ था। क्योंकि मैं खुद स्वयं एक बरेली से मेरे पिताजी थे और माताजी मेरी अलीगढ़ की हैं और सौभाग्यवश मेरे दादा दादी और नाना नानी चारों आर्य समाजी थे।
तो और उसके बाद जब बचपन में हम जाते थे ननिहाल छुट्टियों के लिए, तो नानी जी ने मुझे सत्यार्थ प्रकाश कंठस्थ कराने का उस समय एक नया तरीका ढूंढा कि बेटा अब हम तो वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाते थे, तो रोज़ सुबह मतलब जैसा आप स्वामी जी बता भी रहे थे बच्चे लेट उठते हैं, उस समय भी बच्चे लेट ही उठते थे छुट्टियों में। तो वो मेरे को कहती थी कि बेटा अगर तू मेरे साथ सुबह सुबह हवन में जाएगा आर्य समाज, तो मैं तुझे लौटते हुए पाव भर जलेबी खिलाऊंगी। तो पाव भर जलेबी के लालच में मैंने पहली बार सत्यार्थ प्रकाश से मेरा परिचय हुआ और धीरे धीरे हवन की उन्होंने सब सिखाई, फिर संध्या, और लगभग 5 वर्ष की उम्र में मैं अपने घर में हवन करवाता था। खैर उसके बाद जैसा जीवन का जिस तरह से अनुभव हुए और मतलब धीरे धीरे अब तो खैर उसका अभ्यास छूट गया है अभी भी, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश के कई अंश जिसमें कि उन्होंने महर्षि दयानंद जी ने हमारे धर्म के बारे में बताया, ईसाई धर्म के बारे में बताया, मुसलमानों के बारे में उन्होंने चर्चा की। और अब जब मैं पुलिस की नौकरी में आके मतलब अलग अलग स्तर की जो भी जिम्मेदारियां निभाई, तो आज जब इस फंक्शन में मैं इस सारी चीज़ों का स्मरण कर रहा था, तो एक चीज़ स्पष्ट है कि महर्षि दयानंद का और आर्य समाज का नारियों के उत्थान में और हमारे समाज के उत्थान में हमारे देश के इतिहास में हमेशा एक विशिष्ट स्थान रहेगा। और आज हम देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारा राज्य पहला राज्य बना देश में जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी असेंबली में पारित किया है। और इसके पीछे भी वही मुख्य जो अवधारणा है, हालांकि उसको लेके कई प्रकार की चीज़ें कही गई हैं मीडिया में, लेकिन जो मुख्य धारणा है उसमें भी वही है कि नारियों का सम्मान और राष्ट्र निर्माण में जो नारियों का योगदान है उसको की जो भूमिका है उसको महत्व देते हुए उनको हर प्रकार से समान अधिकार देना। जैसा मेरे से पूर्व दोनों वक्ताओं ने कहा, समान अधिकार और समानता या समान बर्ताव, ये इनमें थोड़ा सा फर्क है। कानूनी अधिकार बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि एक स्वस्थ समाज और एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में दोनों की थोड़ी फर्क अलग अलग भूमिका है। और अगर आप देखेंगे कोई भी आज दुनिया में कोई भी ऐसा विकसित देश नहीं है जहां नारियों का उत्थान ना हुआ हो। तो अगर भारतवर्ष को जो अपनी प्राचीन मतलब हमारे एक यश था, एक कीर्ति थी, सोने की चिड़िया कहे जाते थे हम लोग, अगर उस चीज़ को दोबारा प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से उसमें नारियों के उत्थान की, नारियों को समान अधिकार देने की और नारियों के राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में जो एक विशेष भूमिका है उसको समझने की और उसको सम्मानित करने की आवश्यकता है।